सर इंडिया के अंदर आज भी ना टैलेंट की बहुत कमी है, ऐसा लोग सोचते हैं और बहुत से लोग हमारे इंडस्ट्री के अंदर छोड़ करके अब्रॉड जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या हम टैलेंट ढूंढ नहीं पा रहे हैं या फिर हम टैलेंट को नर्सरी नहीं कर पाते? टैलेंट मैं कभी नहीं मानता नहीं टैलेंट की कमी है इंडिया में। मेरे ख्याल से टैलेंट ज़्यादा है इंडिया में, ले ही नहीं पा रहे उतने टैलेंट को। What I truly believe that should be the DHR, Development of Human Resources. आपके पास जो लोग आ रहे हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए आपने क्या कर रहे हो आप? Even I have seen that HR is also into the criticism part. कि यार वो ठीक नहीं है, इसको फायर कर दो, उसको फायर कर दो। यार what we are doing? तो एक मैनेजर एक्चुअली मैनेजर कब तक रहेगा, वो आगे चल के लीडर ही बनना है। सो ये उसके नेक्स्ट लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैनेजर को कैसे इस तरह से डेवलप करे सो दैट वो आगे लीडरशिप रोल के लिए आ सके। बट सर ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता है। अगर इसकी गहराई अगर देखें हम, बट इस पर कोई बात नहीं करता है। सर अगर आपको अपनी लीडरशिप फिलॉसफी को एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन करेंगे आप? सर जैसे कि आज आपको 30 साल से ज़्यादा समय हो चुका है इंडस्ट्री के अंदर, तो क्या लगता है कि व्हाट यू हैव ट्रूली गिवन टू दिस इंडस्ट्री? इन 30 सालों में क्या दिया है आपने? जैसे फैक्ट्री के टॉप इंडस्ट्री के लीडर्स होते हैं, लाइक CEO, डायरेक्टर्स या CEO, कई बार उनको कुछ बड़े हार्श डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो उस वक्त जब आप डिसीजंस लेते हैं तो क्या हम लॉजिकली लेते हैं या फिर कोई इमोशंस के बेस पे लेते हैं? और डेफिनेटली आपके डिसीजंस कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल के लोगों को इम्पैक्ट करेगा। देखिए, इमोशन से बिजनेस नहीं चलता, वो तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैं जितना भी इमोशनल हूँ, लेकिन बिजनेस में मैं इमोशन से डिसीजन नहीं ले सकता। इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बैकबोन कहा जाता है, लेकिन आज भी कई सारे वर्कर्स, कई सारे मिडिल मैनेजमेंट के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उसका मेन कारण क्या है? इज इट टेक्नोलॉजी, इज इट लीडरशिप और इज इट माइंडसेट? बहुत तय है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और उसमें आगे बहुत स्कोप है, लेकिन आज की डेट में जो आप पूछ रहे हैं, आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल है या आने वाले टाइम में इसको कुछ चेंजेस की नीड है इसके अंदर? रोहित जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इसमें कि हम लोगों को माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सर चाइना आज भी इंडिया से बहुत आगे है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे वो मास प्रोडक्शन की बात करें। तो क्या आपको लगता है कि चाइना को हम इंडिया कभी बीट कर पाएगा या इंडिया कभी इस लेवल में पहुंच ही पाएगा? देखिए, जो चाइना की आप बात कर रहे हैं, कौन से वो पहले इंसान थे जिन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया कि यार पवन मल्होत्रा को मैं आज ज्वाइन करवा रहा हूँ, आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री के पोजीशन पर बैठेंगे? तो वो ट्रस्ट कैसे आया उनके अंदर आपको लेकर? अगर आप देखिए, मैंने जैसा कहा कि मतलब सब लोगों ने किया ऑलमोस्ट, लेकिन आप अगर ये पूछते हैं कि पहले, तो कंपनी को ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है? इज इट टेक्नोलॉजी, इज इट कैपिटल और लीडरशिप माइंडसेट? सर जैसे कि आपने बहुत छोटी लेवल से अपना करियर स्टार्ट किया था और आज आप एक CEO लेवल का बैठे हुए हैं, तो आपने जाहिर सी बात है कई सारे लोगों को आपने उड़ता हुआ और गिरता हुआ भी देखा है। तो मैं जानना चाहता हूँ बेसिकली, और मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्री के अंदर ना मैनेजर्स बहुत ज़्यादा हो कंपेयर टू द लीडर्स। पवन मल्होत्रा सर की नज़रों में एक मैनेजर और एक लीडर में क्या डिफरेंस होता है? काफ़ी मतलब आप इंटरेस्टिंग बात पूछ रहे हैं। Ignite Journey. From failure to success, every journey inspires. Hosted by Rohit Biduri. हाय, वेलकम बैक टू द इग्नाइट जर्नी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहित बिदुड़ी, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने शो इग्नाइट जर्नी के अंदर। आज हमारे साथ जो गेस्ट आए हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा अगर मैं परिचय देना चाहूँ, बेसिकली ही इज वर्किंग एज अ COO द टेक्सटाइल एंड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आज हम सर की नॉलेज से कुछ लेने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि हाउ ही रीच टू दैट लेवल, कैसे वो अपने करिकुलम एक्टिविटीज से, अपने KPI से, अपने KRA से कैसे लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं। पूरे सेशन के अंदर हम सर से बात करेंगे कैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चेंज हो रही है, कैसे आज भी हम चाइना से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं और कैसे आज भी हमारी जो इंडस्ट्री है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आज भी क्यों सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो सबसे पहले सर पवन सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सर मैं बेसिकली चाहता हूँ कि कुछ बातें आप हमारे गेस्ट को जरा बताइए अबाउट यू। पीपल जस्ट वांटेड टू नो अबाउट हु इज मिस्टर पवन मल्होत्रा। पहले तो मैं
आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ रोहित जी कि मतलब आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने शुरू किया हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग एक जो टेक्सटाइल फील्ड में बेसिकली मैं अगर बोलूँ तो बहुत कम प्लेटफॉर्म ऐसे मिलते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी बात कह पाएँ। सो थैंक्स टू यू कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैंने ऑलमोस्ट 30 साल पहले अपना करियर शुरू किया था। सो टेक्सटाइल का ये बहुत बड़ा मतलब एक आप पॉजिटिव साइड देख सकते हैं कि इसमें एक ऐसी फील्ड है जिसमें बॉटम से पर्सन अगर उसमें कैपेबिलिटी और डेडिकेशन होगी तो वो ऊपर तक आ सकता है। वो एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने मैं भी हूँ। सो मैंने स्टार्ट किया था अपना एक बेसिक प्रोडक्शन लाइन से, और उसके बाद धीरे धीरे चलता हुआ जैसे मैंने ऑलमोस्ट 10 साल स्पेंड किए दिल्ली में अपैरल इंडस्ट्री में, और उसके बाद फिर मैं मूव कर गया गुजरात साइड और टुवर्ड्स टेक्सटाइल, और धीरे धीरे ये जर्नी चलती रही और आज आपके सामने मैं बैठा हूँ एज ए CEO। इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बैकबोन कहा जाता है, लेकिन आज भी कई सारे वर्कर्स, कई सारे मिडिल मैनेजमेंट के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ योर परसेप्शन बेसिकली कि आज भी जो ये हमारी जो इंडस्ट्री जो स्ट्रगल कर रही है, तो उसका मेन कारण क्या है? इज़ इट टेक्नोलॉजी, इज़ इट लीडरशिप, और इज़ इट माइंडसेट? व्हाट इट इज़? देखिए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया की, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ जो आप भी जानते हैं कि इसमें अगर आप इसका साइज़ देखें तो साइज़ बहुत बड़ा है। अगर मैं इसमें मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि कितने लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 50 मिलियन पीपल जो डायरेक्टली इसके साथ में इन्वॉल्व है, जो जॉब करते हैं, और 100 मिलियन पीपल जो इनडायरेक्टली कहीं पे वो मतलब वो मार्केटिंग में या उस तरह से या फार्मिंग में, कॉटन फार्मिंग में इस तरह से इन्वॉल्व है। तो अगर 15 करोड़ लोग जो ऑलमोस्ट 11% पॉपुलेशन के इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये तो बहुत तय है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और उसमें आगे बहुत स्कोप है। लेकिन आज की डेट में जो आप पूछ रहे हैं, सो इंडस्ट्री तो काफ़ी बड़ी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आज की डेट में हम लोग सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ, देखिए जो अभी आप देखते हैं कि टैरिफ वार चली और उसके बाद में अभी वॉर का जो है सब कुछ चल रहा है, तो ये भी कुछ फेसेस है जिसकी वजह से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। और साथ के साथ एक जो टेक्नोलॉजी, आज हम बात करते हैं AI की, तो AI टेक्सटाइल के लिए शायद बहुत यूनिक सी बात होगी, लेकिन आज नहीं तो कल हमें उसके साथ एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, और उस AI को कैसे मर्ज करके अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी लीडरशिप के साथ में इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए, वही एक सबसे बड़ी बात है। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ आज के टाइम पे भी, ये इंडस्ट्री आगे चल के काफ़ी अच्छा करेगी और अच्छा करने वाली है, क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं कि एक चेंज ओवर है, ट्रांसफॉर्मिंग है, ये एंड नहीं है, मतलब एलिमिनेट नहीं हो रही है इंडस्ट्री, ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मिंग में फेज में है, तो आगे चल के बहुत अच्छा करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। सर जैसा भी आपने बताया कि आगे चल के ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, बट कहीं ना कहीं हम आज भी देखते हैं कि इंडस्ट्री ना सस्टेनेबल नहीं है बेसिकली। तो इसका जो अगर हम बात करें इंडस्ट्री के जो ये करंट मॉडल है बेसिकली, आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल है या आने वाले टाइम में इसको कुछ चेंजेस की नीड है इसके अंदर? रोहित जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इसमें कि हम लोगों को माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा लीडरशिप से, क्योंकि आज हम लोग बात करते हैं कि हम कॉस्ट ड्रिवन मतलब प्रोसेस को चला रहे हैं। कॉस्ट ड्रिवन मीन्स कि एक ऑर्डर, मान लीजिए एक US में ऑर्डर है, वो $10 का है, तो उसको उस ऑर्डर को लेने के लिए कहीं ना कहीं मुझे $9 या $8 पे जाना पड़ेगा। लेकिन ये तो हो गया कॉस्ट ड्रिवन बिजनेस। अब मुझे उसमें कैसे इनोवेशन लेके आनी है, नए स्टाइल लेके आने हैं, नई डिज़ाइन लेके आने हैं, सो दैट मैं उस इनोवेशन को इनकैश कर सकूं। तो कॉस्ट ड्रिवन से आपको मतलब वैल्यू ड्रिवन के ऊपर जाना पड़ेगा, वही एक आगे चल के सस्टेन होने का एक साधन है। तो ये कौन लेकर के आएगा उस लेवल पे? डेफिनेटली हम ये लोग लाएंगे, क्योंकि देखिए आज की डेट में क्या है, आप चेंज ओवर देखिए, सिनेरियो देखिए पूरी मार्केट का, कि आज हो कैसा रहा है कि एक AI हम सुनते हैं। एक बार टेक्सटाइल को थोड़ा साइड में रख देते हैं, आप सिर्फ IT इंडस्ट्री की अगर बात करें, तो एक टाइम में जब कंप्यूटर आया था तो ऐसा लगा था कि सारी जॉब ही चली जाएगी, अब तो कंप्यूटर सब कुछ काम करेगा तो जॉब तो रहेगी नहीं। करेक्ट। लेकिन उसके बाद जो डेवलप हुआ IT सेक्टर, आज US का पूरा IT इंडिया के IT के ऊपर डिपेंड करता है। उसका पूरा का पूरा
जो आईटी सेक्टर है, आज इंडिया अगर वो कहीं पे भी बैकफुट पे चला जाए तो वो हिल जाएगा। सो आज वापस अगर टेक्सटाइल में आते हैं तो एआई की जो बात हम कर रहे हैं या फिर ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं या डिजिटल टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं देखिए एक, जो मैंने पहले भी कहा कि चेंज ओवर है, एक लीडरशिप जो ऑलरेडी मतलब इस बिजनेस में है और जो नई जनरेशन आएगी, वो दोनों जब मिलके काम करेंगे तो डेफिनेटली ये जो आप कह रहे हैं बदलाव वो आएगा। सर चाइना आज भी इंडिया से बहुत आगे है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें चाहे वो मास प्रोडक्शन की बात करें। तो क्या आपको लगता है कि चाइना को हम इंडिया कभी बीट कर पाएगा, या इंडिया कभी इस लेवल में पहुंच ही पाएगा? देखिए जो चाइना की आप बात कर रहे हैं, आप पहले उस दोनों को कंपैरिजन करने के लिए एक अगर हम एक माइंडसेट देखें कि क्या कितना फ़र्क है, तो अगर आप पूरे टेक्सटाइल बिजनेस की बात करें तो इंडिया ऑलमोस्ट 9 से 10% कर रहा है ग्लोबल टेक्सटाइल बिजनेस का, और चाइना ऑलमोस्ट 40% कर रहा है। तो हमसे 4 टाइम ज़्यादा कर रहा है ज़्यादा। जो आपकी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल वैलिड है कि हम वो काफ़ी आगे है। अब क्वेश्चन है कि आगे क्यों है, हम क्यों पीछे है। और दूसरी बात है कि अगर ओवरऑल हम 10% ही बिजनेस कर रहे हैं टेक्सटाइल का, तो इट मीन्स हमारे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन 90% का स्कोप है हम वहाँ पे कहाँ तक उसको अपने बिजनेस में को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। सो चाइना और इंडिया का कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो देखिए, मैं भी चाइना में काफ़ी बार गया हूँ, वहाँ की इंडस्ट्री को मैंने काफ़ी करीब से देखा है। सो मेरा ये मानना है कि देखिए, आपके पास इंडिया में जो स्किल है, जो पीपल है वो है, आपके पास टेक्नोलॉजी के लिए पैसा है, यू हैव मनी, यू कैन बाय द टेक्नोलॉजी, यू कैन ब्रिंग द टेक्नोलॉजी। लेकिन आपका जो मेजर इशू है वो ये है कि आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर कम, और आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, और दूसरा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली इस अगर सेक्टर में देखें तो गवर्नमेंट अभी काफ़ी कुछ कर रही है, इंडस्ट्री पार्क बन रहे हैं, फिर प्रोडक्शन रिलेटेड इंसेंटिव वगैरह ये सब चीज़ें जो शुरू की है, तो शुरुआत तो हो चुकी है। मतलब ऐसा है ना कि पहले तो स्टार्ट बटन दबना था, वो तो दब गया, अभी शुरुआत हो चुकी है। और चाइना और इंडिया, चाइना भी अगर दूसरी तरफ देखें तो जो टैरिफ वार में चाइना बहुत काफ़ी कुछ फेस कर रहा है, और इवन आज के डेट में चाइना को बाहर जाके, अपनी कंट्री से बाहर जाके भी बिजनेस शुरू करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ इशू। सो इंडिया के लिए तो ये है कि कम से कम वहाँ पे जाके हम उससे ऊपर है चाइना से। तो बाकी रही इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी बात, तो डेफिनेटली इसमें इम्प्रूव, हम आज के डेट में देखते हैं फ्लाईओवर बन रहे हैं। तो आज का आप 10 साल पहले का दिल्ली देखे और आज का दिल्ली देखे तो कितना चेंज हुआ। और आपसे अभी मेरी बात हो रही थी, जहाँ पे आपको 15 मिनट लगते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम लग गया। तो कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट चल रही है, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली देखिए, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो आपकी जो कॉस्ट है, जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल आप इजीली उसको ट्रांसपोर्ट से लेके आ सकेंगे और वो कंपेसेबल आ सकेगी, और डेफिनेटली उसमें गेन मिलेगी। सर जैसे कि आपने बहुत छोटी लेवल से अपना करियर स्टार्ट किया था और आज आप एक CEO लेवल का बैठे हुए हैं, तो आपने जाहिर सी बात है कई सारे लोगों को आपने उड़ता हुआ और गिरता हुआ भी देखा है। सो मैं जानना चाहता हूँ बेसिकली, और मेरे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्री के अंदर ना मैनेजर्स बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू द लीडर्स। सो पवन मल्होत्रा सर की नज़रों में एक मैनेजर और एक लीडर में क्या डिफरेंस होता है? काफ़ी मतलब आप इंटरेस्टिंग बात पूछ रहे हैं, तो लेकिन ये काफ़ी डीप ही है का। हाँ, सो मेरे ख्याल से आपने काफ़ी रिसर्च की है तब जाके इतनी तो वापस आते हैं मैनेजर और लीडर के ऊपर। तो देखिए, एक टेक्सटाइल, अब क्योंकि हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं और मैं भी टेक्सटाइल से हूँ, तो टेक्सटाइल की बात करेंगे। टेक्सटाइल में एक मैनेजर का जो रोल होता है कि वो अपने प्रोसेस को कैसे टेक केयर करे और अपने क्वालिटी को कैसे मेंटेन करे और आउटपुट दे दे। ये तो हो गया मैनेजर का काम, जो पूरे प्रोसेस को टेक केयर करेगा। और लीडर का ये काम है कि कैसे वो अपने पीपल को अपने मतलब मैन पावर के लिए सोचे, अपने विज़न को कंप्लीट करने के लिए, अपने विज़न को, गोल को अचीव करने के लिए कैसे वो पॉलिसीज़ बनाए, कैसे वो चीज़। तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है। लेकिन एक कड़वा सच और भी है कि देखिए,
आप स्किल हो सकते हैं, आपके अंदर एक स्किल हो सकता है, आप मल्टी स्किल भी हो सकते हैं। आज की डेट में अगर पवन मल्होत्रा वहाँ चला जाए और रोहित जी यहाँ पे आ जाए, तो आप यहाँ पे भी रोल अपना पूरा अच्छे से अदा कर सकते हैं, क्योंकि आप में मल्टी स्किलिंग है। मेरे में ये मल्टी स्किलिंग नहीं कि मैं आपका इंटरव्यू ले पाऊँ। सो मेरा एक रोल लिमिटेड है। सो वापस अगर मैनेजर और उसके ऊपर आते हैं, तो मैनेजर को थोड़ा बहुत रोल शेयर करना चाहिए लीडर का, वो करना चाहिए। जैसे कि मतलब अगर वो एक रोल है कि अपने पीपल के लिए वो किस तरह से बेटर अपॉर्चुनिटी लाए, कैसे उनको लेके आके उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये सब चीज़ें अरेंज करे, ये लीडर का रोल है। तो अगर उसमें कंट्रीब्यूट ये कर दे, मैनेजर कर दे, तो डेफिनेटली उसको बेनिफिट मिले और उसके लिए भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन सबसे कड़वा सच ये है कि आज की डेट में लीडर है जो, वो मैनेजर का रोल करता है। मैनेजर का रोल तो वो कर लेगा अच्छे से, लेकिन फिर लीडर का रोल कौन करे? तो वो एक वैक्यूम बन जाता है, और वो वैक्यूम है जो आगे चल के तकलीफ देता है। तो इसलिए लीडर को लीडरशिप पे ही सस्टेन रहना चाहिए, उसको अपना एक वो पना लेना चाहिए कि मुझे ये रोल है और मुझे, लेकिन उसमें एक दो चीज़ें और भी है। का ये है कि आपका जो आपकी जो मतलब आपका सुपीरियर बॉस आपसे जो पूछेगा आप वही करोगे। तो अगर वो लीडरशिप की बात ना पूछ के अगर आपसे प्रोसेस की बात करेगा, तो फिर आपको प्रोसेस में जाना पड़ेगा। वो अनफॉर्चुनेट पार्ट है एक्चुअली। सर बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसको डिफाइन किया है बेसिकली, बट मैं एक चीज़ इसमें और ऐड ऑन करना चाहूँगा। बट इंडस्ट्री में, सिंस आई एम ऑल्सो वर्किंग इन इंडस्ट्री, तो मैंने जो देखा है बेसिकली, जैसा आपने बिल्कुल ठीक तरीके से बताया, इंडस्ट्री लीडर्स का मतलब होता है जो एक विजन्स का बात करे, एक माइंडसेट का बात करे, और वो विजन आप अपने मैनेजर्स के अंदर डालें, सो दैट कि वो विजन को लेकर के उस प्रोसेस पे काम करे। तो बहुत डिफरेंट तरीके से चीज़ों को आपने बताया, बट कहीं ना कहीं जैसा आपने ये भी बताया कि लीडर अपना काम छोड़ के मैनेजरों के काम में घुसे रहते हैं स्पीड। तो बैक टू द पॉइंट, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज के डेट में जो एक कंपनी ने एक लीडरशिप को हायर किया है पोजीशन पे, कि आपका काम है लोगों को इंस्पायर करना, उनको इन्फ्लुएंस करना, एंड गिव देम विंग्स बेसिकली, सो दैट दे कैन फ्लाई। बट क्या होगा अगर वही लीडर अपने मैनेजर्स के विंग्स काट दे, उनको उड़ने की आज़ादी ना दे? तो फिर ना तो वो मैनेजर रह पाएगा, ना तो वो लीडर कभी बन पाएगा। तो फिर ऐसे फिर इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व होगी हमारी? देखिए, लीडर का एक, जो आपने ऑलरेडी बोला भी है कि लीडर का एक रोल है कि वो आगे फ्यूचर लीडर भी डेवलप करे। तो एक मैनेजर कब तक रहेगा, वो आगे चल के लीडर ही बनना है। ये उसके नेक्स्ट लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैनेजर को कैसे इस तरह से डेवलप करे, सो दैट वो आगे लीडरशिप रोल के लिए आ सके। लेकिन कहीं ना कहीं वो बात ठीक है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो रोज़मर्रा के हम लोग देखते हैं कि टेक्सटाइल में वैसे भी थोड़ा रहता है कि हाँ भाई एक्सपोर्ट होना है, सब कुछ होना है, टाइमली डिलीवरी जानी है, ओटीफ आना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं बीच में रहता है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि लीडर को ये चीज़ पे रहना ही चाहिए कि वो जो उसके नीचे की डेवलपमेंट है वो कैसे, क्योंकि वही उसका सक्सेसर है। अगर अपना सक्सेसर, क्योंकि मैं देखिए, आज रोहित जी मेरे पास में है, प्लीज़ डोंट माइंड, आप मेरे मैनेजर हैं, मैं आपका लीडर हूँ, तो मैं आपको इस तरह से डेवलप करके आप इधर आ जाइए, सो दैट मैं और आगे जा पाऊँ। एक तो ये चीज़ है, ये थॉट प्रोसेस है कि मुझे और ऊपर जाना है, और एक दूसरा एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है कि आप इधर आगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो ये फिर एक लीडरशिप की कैटेगरी है कि वो कहाँ पे फॉलो करता है। तो क्या इस कंडीशन में मैं ये मान सकता हूँ कि हमने गलत लोगों को लीडरशिप की डेजिग्नेशन दे दी है? मैं इस तरह से देखिए, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि एक पर्सन हर तरह से हर चीज़ के लिए जिम्मेवार नहीं होता, कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस भी होते हैं और बाकी एटमॉस्फेयर भी होता है। करेक्ट। आप ये कंप्लीट मतलब एक वो है चीज़ें रहती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक पर्सन की आप सब कुछ कह रहे हैं कि हमने गलत वो कर दिया, गलत लीडर ले लिया। तो डिपेंड करता है, मैं ये मानता हूँ कि डिपेंड करता है कि कैसे, और जो चीज़ है कि मतलब आप लीडर को भी किस तरह से ट्रीट करें, वो भी फिर को कहीं ना कहीं जाके वो नीचे सब चला जाती है। सर जैसा कि आपने बताया कि भाई लीडरशिप के बारे में आपने बहुत तरीके से ब्यूटीफुल तरीके से आपने चीज़ों को प्रेजेंट करा है। सर जैसे कि मैं कई बार जब मैं अपने ऑफिस के अंदर होता हूँ, मैं अपनी टीम्स को ट्रेन करता हूँ, मतलब सो दैट कि मैं उनको प्रेशराइज नहीं करता हूँ, किसी उनको इंस्पायर करता हूँ दैट आप जिस पोजीशन पर भी आप काम कर रहे हैं, ऑलवेज पुट 3 लेयर्स बेसिकली व्हाट आई बिलीव, कि आप अपने नीचे 3 आदमी ऐसे और तैयार कीजिए सो दैट कि यू कैन कम टू माई प्लेस। इफ़
आई विल बी फ्री बेसिकली। अगर मैं अपने काम से फ्री हो जाऊँ तो आई विल गो टू माई मैनेजमेंट कि भाई मेरे पास काम नहीं, मुझे अब और काम दिया जाए। दैट इज़ द राइट वे लीडरशिप की। आप एक ही पोजीशन पर रह रहे हो कि अगर आपने 10 साल निकाल दिए तो दैट इज़ नॉट योर एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस नहीं कराता, है ना, अगर पानी भी रुक जाता है तो वो सो आप बहुत से लोग इंडस्ट्री में कहते हैं मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को इतना साल का एक्सपीरियंस है। तो व्हाट आई बिलीव सर, अगर एक ही पोजीशन पर रहेगा सर इसमें एक सॉरी मैं आपको थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा डिफर है मानना। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि आपने 20 साल में या 30 साल में कितने लीडर डेवलप किए जी, और मार्केट में कितने लोग हैं आपके नीचे से निकल के जो लीडर बने हैं, तो मैं उसको मतलब सीईओ एक डेजिग्नेशन हो सकती है लेकिन आपकी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। आपकी आइडेंटिटी तो आपको वहीं से मिलती है, मेरा ये मानना है। जी सर, जैसे कि हमने कई बार मैनेजमेंट के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि फैक्ट्रीज के अंदर भी कई बार हम बात करते हैं कि तो आपकी जो लीडरशिप की टीम होती है ना, ऑटोमेटिकली वो प्रेशराइज करना चालू कर देते हैं ग्राउंड लेवल के लोगों को। दैट इज़ ए मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट। बट इस कंसेप्ट के अगर बेस पर अगर मैं बात करूँ तो आई विल लाइक टू टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम दिस बॉटल बेसिकली। इस बॉटल का सर सबसे ऊपरी भाग है हमारा ये बॉटल, राइट? दैट इज़ ये ढक्कन जो हमारा उसका बॉटल कैप जो होती है, ठीक है, और नीचे की ये है। तो मैं आपकी जुबानी जानना चाहता हूँ, इस बॉटल के अंदर सबसे बड़ी बॉटल ने कहाँ पे है, नीचे या ऊपर? डेफिनेटली ऊपर ही है। ऑब्वियसली दिस इज अंडरस्टूड ना कि प्रॉब्लम जब आ रही है इंडस्ट्री के अंदर या किसी डिपार्टमेंट के अंदर या किसी फैक्ट्रीज के अंदर, सो नेवर लुक इनटू द बॉटम, लुक इनटू योर टॉप ऑफ द हाइट। द लीडरशिप दिस इज होल्डिंग दैट पोजीशन, क्या उनके अंदर क्या कमी है, ये क्या चीज़ें हैं, सो दैट कि जो फैक्ट्रीज को सर्वाइव नहीं कर पा रही या फिर आपके अंदर के जो लोग हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो दिस इज व्हाट आई ट्रूली बिलीव। कि आप इस बात पे बिलीव करते हैं सर? बिल्कुल करता हूँ। समटाइम द प्रॉब्लम इज ऑन द टॉप। बिल्कुल करता हूँ। देखिए आपके कोई भी इशू आप अगर उसको उस तरह से रिलेट करना चाह रहे हैं कि मतलब गॉड सेविंग या उस पॉइंट वैसे मेरे को लगता है कि आपका इशारा उस तरफ है। सो मैं एक चीज़ मानता हूँ, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं अगर आप मान लीजिए 5,000 4,000 लोगों से काम कर रहे हैं या 5,000 लोग हैं आपके पास, तो 5,000 पीपल के साथ में कर रहे हैं और आपकी कॉस्ट एक्स आ रही है और मेरी मैनेजमेंट मुझे ये कहती है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे, मैनेजमेंट का कोई दोष नहीं है, अपना कहीं पे भी होगा सेम थिंग स्टेटमेंट आएगी कि कॉस्ट कैसे कम करे। सो कॉस्ट कम करना मेरा थोड़ा सा डिफर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें से 5,000 लोग हैं तो उसको हम 4,500 कर दें, ऐसा कर दें और सेम वॉल्यूम करते रहें। मैं ये कहता हूँ कि ये 5,000 को 6,000 क्यों ना कर दे, मैं अपनी टीम और ना बढ़ा दूँ, और जो बिजनेस है मैं यहाँ पे तो 20% लोग बढ़ा रहा हूँ लेकिन बिजनेस को मैं 40% बढ़ा रहा हूँ। तो मेरी ये सोच है कि आप देखिए इतनी बड़ी कंट्री है, मेरा भी कुछ मतलब एक रोल है इसमें कंट्रीब्यूशन देने का कि इस कंट्री ने मुझे जो दिया है तो मैं इसको बदले में क्या दे रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि आप देखिए, और उसमें एक चीज़ और काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो मैं इस पर कहना चाहूँगा, राइट फिट में आप एक पर्सन आप हैं, आपको मैं किसी ऐसी जगह पे बिठाऊंगी जहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है और आपकी जो काबिलियत है उसका इस्तेमाल ना हो पाए, तो वो राइट फिटमेंट नहीं है। तो इसमें बहुत डिपेंड करता है कि आप राइट फिटमेंट कैसे करते हैं। प्रोफाइल को जो पर्सन चाहिए वो पर्सन उसको मिल जाएगा तो आउटपुट 100% आ जाएगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा तो पर्सन कैपेबल है किसी दूसरी प्रोफाइल के लिए, वहाँ पे वो प्रोफाइल भी सफ़र कर रही है जो कि दूसरा पर्सन वहाँ पे चला गया और ये भी कर रही है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसको सेटल करना बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री। तो वो काम तो सर फिर लीडर ही करेंगे ना। बिल्कुल लीडर करे, बट अगर वो नहीं करते हैं तो देन देखिए एक लीडर नहीं करेगा दूसरा लीडर करेगा, ये तो समय की पुकार है कि आपको ऐसे ही करना है कि मतलब रास्ता यही है, मैं नहीं करूँगा दूसरा करेगा, लेकिन होगा ऐसे। करेक्ट। और इनकेस अगर हम ज़्यादा नहीं करते तो फिर एट द एंड जो आप बात करो उस काबिलियत की बात करो, किसी आपकी टीम के अंदर ऐसी कोई काबिलियत है तो एट द एंड वो फिर वो वाइंड अप करके चला जाएगा फिर यहाँ से, वो चला जाएगा। और दूसरे देखिए अब मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि 5,000 लोग काम करें, मेरे लिए 5,000 लोग की है, मेरे लिए 5,000 फैमिलीज़ हैं। तो 5,000 फैमिलीज़ को मैं किसी अपनी ऐसे मतलब मेरी पुअर लीडरशिप से मैं उसको डिस्ट्रॉय करूं, मैं उसको सफ़र करूं, वो मैं नहीं चाहता। तो मेरा ऑलवेज ये फोकस रहता है कि 5,000 फैमिली वो कैसे 6,000 हो जाए, 7,000 हो जाए। सो और वो मतलब एक वो कहते हैं ना कि वो पार्टनर की तरह, मतलब एक वर्कर है वो भी एक कंपनी का पार्टनर की तरह। करेक्ट। ऐसा मेरा कहने के सर बेसिकली 5,000 है, बट अगर हर घर के अंदर भी अगर 4 फैमिली मेम्बर भी है, 5 × 4 इट इज 20,000 बेसिकली।
20,000 लोगों की रोजी रोटी आपके एक डिसीजन से खराब हो सकती है। बिल्कुल। सर इसी डिसीजन की बेस पे मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। कई बार जैसे फैक्ट्री के टॉप इंडस्ट्री के लीडर्स होते हैं, लाइक CEO, डायरेक्टर्स या CEO, कई बार ना उनको कुछ बड़े हार्श डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो उस वक्त जब आप डिसीजंस लेते हैं तो क्या हम लॉजिकली लेते हैं या फिर कोई इमोशंस के बेस पे लेते हैं? और डेफिनेटली आपके डिसीजंस कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल के लोगों को इम्पैक्ट करेगा, तो उस कंडीशन में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इमोशन से बिजनेस नहीं चलता, वो तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैं जितना भी इमोशनल हूँ, लेकिन बिजनेस में मैं इमोशन से डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन तो सरकमस्टेंसेस और प्रैक्टिकल चीज़ें और ये सब चीज़ों के ऊपर ही रहता है। अब बात रही कि इस तरह के डिसीजन लेना, तो आप देखिए, एक पर्सन अगर कंपनी में आया है और वो वहाँ पे वर्किंग कर रहा है, तो एक तरह से मतलब आप इसको इस तरह से भी दे सकते हैं कि वो दोनों की मैरिज होगी। अब मैरिज को डाइवोर्स ना हो, उसको टेक केयर करना, वो तो जिम्मेवारी है मेरी, मैं लीडर हूँ। सो वो डाइवोर्स में कन्वर्ट ना हो, वहाँ तो देखिए, एक फैमिली का एग्जांपल तो हमने डाइवोर्स का दे दिया, वहाँ पे तो होगा तो सब कुछ ख़त्म, डाइवोर्स हो जाएगा। लेकिन मेरे पास फिर भी एक चीज़ है कि मैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट, अगर कोई पर्सन किसी प्रोफाइल के लिए आउटपुट नहीं दे पा रहा, वो 100% अपना जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं दे पा रहा, तो कहीं ना कहीं उसको ट्रेनिंग के थ्रू वो डेवलप किया जा सकता है, वो डेवलपमेंट हो सकती है। अगर फिर भी ना हो या ऐसा कुछ हुआ, तो फिर मैं जो पहली मेरी स्टेटमेंट है कि 5,000 फैमिलीज़, तो आप देखिए कि अगर गारमेंट्स में हम गारमेंट्स का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक असेंबली लाइन होती है, शर्ट बन रही है, एक पर्सन कॉलर बना रहा है, एक कप बना रहा है, एक पॉकेट बना रहा है, इस तरह से ये पूरी लाइन चलती है गारमेंट्स। आई थिंक यू आर अवेयर जी। सो अब अगर 30 मशीन की लाइन है और पूरी लाइन वो चल रही है, एक पर्सन बीच में अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, पूरी असेंबली लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी, वो आउटपुट नहीं दे पाएगी। तो या तो उस पर्सन को मैं रिप्लेस करूँ या उसको ट्रेन करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना असेंबली चलानी। तो इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं। सर जैसे कि आज की डेट में AI का ज़माना आ चुका है, AI का दौर आ चुका है। अगर हम बात करें, अगर ऑटोमेशन, जैसे हमारी इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, ऑटोमेशन में जा रहे हैं, 4.0 सिस्टम पे हम जा रहे हैं, अगर इस प्रोसेस के अंदर AI एग्रेसिवली तरीके से आ जाता है, तो इंडस्ट्री का जो ट्रेडिशनल मॉडल है बेसिकली, क्या वो ख़त्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है कि मॉडल ख़त्म हो जाएगा। देखिए, एक फैमिली में पहले आप कुर्ता पजामा पहनते थे, फिर आपने जीन्स पहननी शुरू कर दी, फिर आपने हाफ मतलब निकर भी पहननी शुरू कर दी, तो लेकिन फैमिली तो वही है। सो मेरे को नहीं लगता कि इस तरह से कुछ मॉडल ख़त्म होगा। ये चेंज है, ये चेंज ओवर है, और ये आज नहीं तो कल होगा, हर इंडस्ट्री के साथ में होगा। लेकिन आपका चाहे AI आता है, ये सब कुछ आता है, चाहे मतलब आ ही रहा है, तो लेकिन उसके बाद भी बहुत सा, देखिए, कोई मशीन, कोई ऑटोमेशन, कोई टेक्नोलॉजी ह्यूमन के बिना नहीं चलेगी। करेक्ट, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट तो है ही है। तो हम उस ह्यूमन को कितना जल्दी ट्रेन करें, उससे उस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, यही लीडरशिप की आज की डिमांड है। सो वो होगा, और पॉजिटिव वे में ही लगी इससे कि अच्छा ही होगा। सर अगर कोई यंग प्रोफेशन कॉलेज से पास आउट होकर के फ्रैक्चरल इंडस्ट्री के अंदर वो कदम रखने आ रहा है, तो पवन सर की ज़ुबानी हम ये जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी उसको 1 या 2 हार्श रियलिटी पहले एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए इंडस्ट्री में आने से पहले, कि भाई ये आप इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हो तो ये चीज़ तो होंगी ही होंगी। ऐसी कोई 2 चीज़ें बता सकते? देखिए, आप स्पेशली अगर टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, तो मैं इस चीज़ कहूँगा कि पेशेंस होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पेशेंस इसलिए कि ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, आप किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होगा और टेक्सटाइल में भी नहीं होगा। लेकिन और साथ में डेडिकेशन चाहिए कि आपको लगे रहना चाहिए, आपको लर्निंग चाहिए, आपको जो स्किल में और जिस प्रोफाइल में आप गए हैं, उस प्रोफाइल के लिए आप डेडिकेशन दीजिए, अपने लीडर्स से जितना हो सके लर्न कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा जल्दी आपकी लर्निंग होगी, आप उतनी जल्दी फिट हो जाएंगे उस इंडस्ट्री के लिए। सर बेसिकली जैसा आपने बताया कि जितनी जल्दी आप सीख जाएंगे, बट इंडस्ट्री के अंदर ना कोई लोग सिखाता तो है नहीं कि आपको सीखना क्या है। अभी तक तो वो कॉलेज से जो बुक इस लैंग्वेज जो पढ़ कर के आए हैं, उसी कंसेप्ट से वो आते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ ज़ेंसी। बट इंडस्ट्री के नॉर्म्स अलग होते हैं, इंडस्ट्री के कल्चर्स अलग होते हैं, रिचुअल्स अलग होते हैं। आपको पता नहीं है कि आपका सीनियर्स कैसा है, कैसा नहीं मिलने वाला, या आपको कोई थाली में परोस के कोई देने वाला नहीं है, ABCD को सिखाने वाला नहीं है। सो यू नीड टू गियर अप योर सेल्फ ओनली, कि हमको समझना पड़ेगा, कैसे सीखना पड़ेगा। सो for that basically, sir, what I have done basically for this young people, I have made the one small series basically on my YouTube channel as well, कि जहाँ पे वो 90 days के अंदर
एक कमाल का आदमी बन सकता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, जिसको मैं बोलता हूँ कि योर फर्स्ट 90 डेज विल क्रिएट अ टॉल 9 मंथ्स, यानी कि शुरुआती 90 दिन डिसाइड करेंगे आपके आने वाले 9 महीने कैसे जाने वाले हैं, विच मेज 1 ईयर। और अगर कोई बंदा इंडस्ट्री के अंदर 1 साल रुक गया तो चांसेस पूरे हैं कि वो आने वाले टाइम में सितारा स्टार जरूर बन सकता है। तो वो बहुत अच्छी सीरीज़ है, बेसिकली मैं अपने लिंक्डइन पे भी उसको डालता हूँ, डेली बेसिस पे डालता हूँ ऑन द फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिकली, और फॉर माई यूथ दे कैन लर्न। दिस इज नॉट ओनली फॉर द यूथ, फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स एज वेल, कि पहला दिन कैसा होना चाहिए, दूसरा दिन कैसा होना चाहिए, तीसरा दिन कैसा होना चाहिए, ईमेल कैसे लिखनी चाहिए, बॉस से काम मांगना है या बॉस से डरना है, या बॉस जब आपका इंक्रीमेंट नहीं कर रहा था क्या करना है, मतलब कंप्लीट डिटेल, यू कैन सी लाइक ए कंप्लीट ब्लूप्रिंट वेरी। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं अगले 30 दिनों तक, मतलब सॉरी 30 × 3 मंथ्स 90 डेज तक, यू विल बी लाइक अ रॉक स्टार इन दिस इंडस्ट्री। तो ये रियली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। सो आई हैव गिवन अर्ली यूथ के लिए। थैंक यू सो मच सर। और बाकी एक छोटी सी बात जो कि उसको लर्न कैसे, अगर कोई सिखाएगा ही नहीं, लर्न कैसे सिखाएगा ही नहीं जी। तो देखिए आप थोड़ा सा है ना, अगर आप जापानीज उसको देखें, कल्चर को देखें, तो वहाँ पे गैम्बा एक रिमेम्बर हो सकती है। सो इवन मैं अपना टाइम मतलब एक 20 या 25% टाइम अपना गैम्बा में स्पेंड करता हूँ। इन योर ऑफिस? यस, अच्छा, इन माई फैक्ट्री, इन माई फ्लोर। ओके। सो गैम्बा इट्स वेरी नेसेसरी, कि गैम्बा से आपको ये समझ आता है कि मतलब एक्चुअली आपके कैबिन के बाहर हो क्या रहा है, क्या कैसे हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जब गैम्बा में जाता हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी लर्निंग तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मैं जो अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ ऐसा इनपुट दे देता हूँ जिससे आगे चल के चीज़ें स्मूथ होती है और कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट मिलता है। सो जो आपकी बात थी, जो कोई नया पर्सन आता है वो गैम्बा में टाइम स्पेंड करेगा, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, तो डेफिनेटली उसकी लर्निंग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा मिथ क्या है जो आज भी लोग जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं वो बिलीव करके बैठे हैं? सबसे बड़ा मिथ क्या है आज? देखिए अनफॉर्चुनेटली काफ़ी टाइम से ऐसा लगने लगा और लोग सोचने लगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ख़त्म होगी, बंद हो गई, अभी आगे कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये मिथ जो है इसको हमें ब्रेक करना है और वापस उस एक, अगर आप 80s का टेक्सटाइल देखिए, 80s में आप देखिए कि अपैरल इंडस्ट्री आपने देखा होगा कि किस तरह से बूम कर रही थी इंडिया से, और 80s 90 इवन 90 पे 2000 के बाद में थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ क्योंकि बाकी प्लेयर्स आ गए, बाकी कंट्रीज़ ने भी वो सब अडॉप्ट किया, तो ये सब चीज़ें, तो वो एक चीज़ है। लेकिन मैं आपको फिर एक चीज़ कहता हूँ कि इंडस्ट्री ख़त्म नहीं हो रही, ये सिर्फ चेंज हो रही है। और ये एक तरह से अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है कि हम लोग आगे, क्योंकि एक कुछ चीज़ ऐड हो रही है, वो हो रही है कि टेक्नोलॉजी ऐड हो रही है, एआई ऐड हो रही है, डिजिटल ऐड हो रहा है। तो ये अगर चीज़ें ऐड होने के बाद में जो हमारी इंडस्ट्री की शेप बनेगी वो डेफिनेटली बहुत अच्छी बना। सर, आपकी लाइफ का कोई ऐसा फेज था जहाँ पे आपको लगा यार बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ मैं, बट लेने के बाद एट द एंड वो रिस्क एक फ्रूटफुल साबित हुआ? कोई ऐसा कोई डिसीजन, ऐसा कोई फेज था आपकी लाइफ में? क्योंकि आज रोहित जी, अगर आपको अभी मैंने जब आपसे कहा कि 80s 90s और 2000 को, अगर उस टाइम में अगर बात करते हैं आपको कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट करनी है, ये करना है, वो करना है, तो आपको फ्रेंडली ये बोला जाता है कि अरे भाई 8 घंटे के लिए आदमी आ रहा है, आप उससे काम लीजिए, ये क्या काम, क्या ज्ञान देने वाली बातें करते हैं, तो ऐसा है। लेकिन उस टाइम में भी मैंने सोचना शुरू किया कि मतलब मुझे एक चीज़ हमेशा से ऐसा लगता है कि आप एक डायमंड भी अगर सेल करने जाओगे तो उसको पॉलिशिंग करनी है, उसको शेप में लेके आना है। बैकग्राउंड में बहुत काम था। हाँ, तो वो शेप में आना, मतलब एक पर्सन अगर मेरी फैक्ट्री में आया तो मेरा कल्चर उसे पता होना चाहिए, करेक्ट, मेरा वर्किंग स्टाइल पता होना चाहिए, तो प्रोसेस पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें करने के लिए तो मैंने उस टाइम भी जो मतलब पीपल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम किया, जो री इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं। और वो आज मुझे लगा कि वो डिसीजन ठीक है, हालांकि उस टाइम थोड़ा सा शेकी था, मैंने रिस्क तो लिया था। वो रिस्क ऐसा ही था जैसे आप शेयर मार्केट में एक कंपनी को शेयर खरीदते हैं, आपको पता नहीं कि कल क्या होगा, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा वो जो डिसीजन था वो बेटर फील हो। सर, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कंपनी को ग्रो करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? इज़ इट टेक्नोलॉजी, इज़ इट कैपिटल और लीडरशिप माइंडसेट? देखिए जो टेक्नोलॉजी, आपने क्या बोला, टेक्नोलॉजी, कैपिटल कैपिटल या फिर माइंडसेट? तो
आपके पास मैंने पहले भी बोला कि कैपिटल की कोई इशू है नहीं हमारी कंट्री में आज भी। फॉर्चुनेटली हमारे पास कैपिटल मतलब इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी है, और गवर्नमेंट जो जिस तरह से हेल्प कर रही है वो ऐसा कुछ नहीं है, तो कैपिटल का कोई इशू है नहीं। और टेक्नोलॉजी, आप अगर कैपिटल है आपके पास में तो आप टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। लेकिन बाकी जो रही कि आप जो माइंड सेट है, आपको माइंड सेट कैसा दी, आपको कंपनी चलानी कैसी है, आपको कंपनी बनानी कैसी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका माइंड सेट। देखो आज की डेट में अगर इनोवेशन नहीं होगा तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते। आप आपका जो इनोवेशन है वो कंटिन्यू प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप आज आपने 10 नए डिज़ाइन बनाए, वो 10 का ऑर्डर आपको आ गया, क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट काफ़ी कम रहता है, क्योंकि आपके पास कंपिटिटर बहुत है। नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, इवन कि आपकी अदर कंट्री से भी कंपिटिटर है। सो आपको वो इनोवेशन पे लगे रहना, एक फंड मेरे को यहाँ पे डाल के रखना कि ये मेरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये करता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा। सो माइंड सेट आपको किस तरह से करना है, आपको मतलब एक सिर्फ कॉस्ट ड्रिवन कंपनी चलानी है या प्रोडक्ट ड्रिवन और इनोवेशन ड्रिवन चलाइए, ये डिपेंड करेगा कि आपका आगे शेप कैसे रहे। सर इंडिया के अंदर आज भी ना टैलेंट की बहुत कमी है, ऐसा लोग सोचते हैं। और बहुत से लोग हमारे इंडस्ट्री के अंदर छोड़ करके अब्रॉड जाते हैं, लाइक इथियोपिया जा रहे हैं या फिर अदर कंट्रीज में जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या हम टैलेंट ढूंढ नहीं पा रहे हैं या फिर हम टैलेंट को नर्सर नहीं कर पाते? कि टैलेंट, मैं कभी नहीं मानता नहीं टैलेंट की कमी है इंडिया में। मेरे ख्याल से टैलेंट ज़्यादा है इंडिया में, हम उसको मतलब ले ही नहीं पा रहे उतने टैलेंट को। तो बाकी रहे टैलेंट फिर रुकता क्यों नहीं, और आपके बार के वो बाहर जा रहा है, सब कुछ है। तो इसका एक ही रीज़न है कि आपका राइट फिट में, आप किसी एक टैलेंट को जो एक्स के लिए बना उसको वाई में अगर लगाएंगे तो वो टैलेंट भी डिमोटिवेट होगा और आपका आउटकम भी नहीं आएगा। सो राइट फिटमेंट बहुत ज़रूरी है। और सेकंड थिंग, आपको डेवलप तो करना ही पड़ेगा उसको। आप रॉ पर्सन को ला के सीधा प्रोसेस में खड़ा कर देंगे तो वो पर्सन भी डिससेटिस्फाई होगा और आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। वो एक थोड़ा सा मतलब प्रोसेस किस तरह से हमें चलाना है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और काफ़ी कंपनीज कर रही हैं, ऐसा नहीं हो रहा। अभी इस बात पे हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं इंडस्ट्री। सर जैसा भी आपने तरीके से बताया, मैं भी अभी लास्ट टाइम अभी हमने कुछ CEOs के साथ भी हमने इंटरव्यू किया था, एंड आई लर्न द ग्रेट लर्निंग्स फ्रॉम देम। बहुत अच्छी इंसाइट्स उन लोगों ने शेयर की थी कि टैलेंट को नर्चर करने का काम केवल इंडस्ट्री के अंदर एक ही चीज़ का होता है, वो है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, HRD। बट आज की डेट में HR भी इतना तेज हो गया है, बेसिकली वो डी की तो बात ही नहीं करते हैं, डेवलपमेंट की बात ही नहीं करते हैं, ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज HR की बात करते हैं। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन बेसिकली? देखिए वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और मैं वही कह रहा हूँ कि अभी वो कल्चर शुरू हुआ है कि डेवलपमेंट हम बात भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं प्रैक्टिकली, और काफ़ी कंपनीज कर रही हैं, क्योंकि इसके बिना होगा नहीं। वो डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरी है और हो रहा है मेरे हिसाब से। और बात आपकी ठीक है कि वो डी एक साइलेंट था, अभी उसकी नींद खुली है, अभी उठा है, तो देखिए मेरे हिसाब से सर ये HRD नहीं होना चाहिए। व्हाट आई ट्रूली बिलीव बाय हैविंग लाइक अ डिफरेंट टॉक्स विद द डिफरेंट माइंडसेट पीपल, व्हाट आई ट्रूली बिलीव दैट शुड बी द DHR, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। राइट, आपके पास जो लोग आ रहे हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए आपने क्या कर रहे हो आप? बिल्कुल। आप तो सिर्फ रिक्रूटमेंट कर ली, लोग आ गए, बात खत्म। अब आपको कंपनी छोड़ के जा रहे हैं लोग आपसे, और फिर आप क्रिटिसिज्म में लगे रहते हैं। इवन आई हैव सीन दैट HR इज आल्सो इंटू द क्रिटिसिज्म पार्ट कि वो ठीक नहीं है, इसको फायर कर दो, उसको फायर कर दो। या व्हाट वी आर डूइंग, यू आर बेसिकली बीइंग हियर लाइक अ फॉर फादर। बिल्कुल राइट। आपका तो काम होना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा कोई बिगड़ भी रहा है या अगर कोई इज नॉट परफॉर्मिंग दैट काइंड ऑफ लेवल, तो यू शुड गिव हिम द लाइक अ ट्रेनिंग और लाइक लाइक अ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उनकी समझें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। हो सकता है इंडस्ट्री के अंदर भी वैसी टाइप की कुछ चीज़ें हों आपके पास जो आप उसको उस फील्ड के रिलेटेड उसको इंस्पायर कर सकते हैं। बिल्कुल। बट वो चीज़ हटने के बाद हम फायर फाइटिंग में, बैक बाइटिंग में, क्रिटिसिज्म में, ये सब चीज़ में लगे रहती है, विच आई ट्रूली बिलीव दैट शुड नॉट बी। देखिए अगर आप बैक कैलकुलेशन करेंगे, एक पर्सन आपकी कंपनी में आता है और वो 2 महीने 3 महीने में चला जाता है, उसके बाद में आप दूसरे पर्सन को हायर करते हैं, तो वो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट आपको उसकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है उससे बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा पड़ती है। बहुत ज़्यादा पड़ती है। सो आपको एक वो थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए इस चीज़ों में, सबको, सारी इंडस्ट्री को, कि किस तरह से इसको पीपल डेवलपमेंट को और बेटर कर। बट सर ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता है। अगर इसकी गहराई अगर देखें हम, बट इस पर कोई बात नहीं करता है। देखिए
ऐसा नहीं है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी लोग बात नहीं करते, लेकिन अब ये बातें शुरू हुई है और काफ़ी कंपनीज ने करना शुरू भी किया है। क्योंकि एक चीज़ तो है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए अगर आप ये चाहते हैं कि आप जिस पर्सन को आज हायर कर रहे हैं अगले 10 साल तक आपके पास में रहे या उससे भी ज़्यादा, तो आपको कहीं ना कहीं उसकी डेवलपमेंट पे तो कुछ एकदम से करना चाहिए, और टाइम एंड मनी बोथ वी हैव टू स्पेंड। सर, अगर आपको अपनी लीडरशिप फिलॉसफी को एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन करेंगे आप? आई कैन से दैट आई बिल्ड द पीपल। और आज की डेट में अगर मैं जाता हूँ किसी कंपनी में, अभी इंडिया में इतनी टेक्सटाइल कंपनी है, सब कुछ है, मैं किसी भी कंपनी में जाता हूँ तो कोई ना कोई पर्सन किसी टेबल से उठ के और किसी साइड से उठ के मेरे पास आता है, सर गुड मॉर्निंग सकता है। तो मुझे लगता है कि मैंने मतलब उस तरह से डेवलपमेंट की है जो आज सब जगह पे है, और कहीं ना कहीं वही एक जो एक कहते हैं ना कि आपके अंदर सेटिस्फेक्शन है जॉब का, तो सेटिस्फेक्शन जॉब का मुझे इसी से आता है कि कितना मैंने डेवलप किया बस। सर, जैसे कि आज आपको 30 साल से ज़्यादा समय हो चुका है इंडस्ट्री के अंदर, तो जब आज आप इस पोजीशन पे खड़े होकर के अपने अतीत को देखते हो, अपने पास्ट को देखते हो, तो क्या लगता है कि व्हाट यू हैव ट्रूली गिवन टू दिस इंडस्ट्री? इन 30 सालों में क्या दिया है आपने? देखिए, ये एक 30 सालों को आप एक सेंटेंस में तो नहीं मान सकते जी। उसके लिए, और 30 सालों को बताने के लिए 30 साल भी नहीं चाहिए। सो कहीं बीच का अगर समझौता करें तो मेरे हिसाब से जो मैंने एक्चुअली मैंने इंडस्ट्री को क्या दिया, लेकिन मेरे को इंडस्ट्री ने भी काफ़ी कुछ दिया जी। और जो मुझे दिया वो कहीं ना कहीं बदले में मैंने लौटाने की कोशिश की। मेरे को बहुत अच्छे लीडर मिले, इन्होंने मेरे को डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया, मेरे को अच्छा एटमॉस्फेयर मिला, वर्किंग एटमॉस्फेयर मिला मुझे। जो जो मैंने जिस तरह से अपनी मैनेजमेंट को डिफरेंट कंपनीज में बात की कि इस तरह से हम लोग कुछ ना कुछ ऑटोमेशन पे काम करें, कुछ इस तरह से काम करें, तो उन लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और वो रिजल्ट भी आए। सो मैंने जो दिया एक्चुअली मैंने जो इंडस्ट्री से लिया वही वापस दिया, और वो मुझे आज एक सेटिस्फेक्शन है कि एक लीडरशिप डेवलपमेंट में, पीपल डेवलपमेंट में और इंडस्ट्री के ग्रोथ में, री इंजीनियरिंग में, इन सब में मैंने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है। पवन से वो पहले एक इंसान थे जिन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया कि यार पवन मल्होत्रा को मैं आज ज्वाइन तो करवा रहा हूँ, आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री के पोजीशन पर बैठेंगे। तो वो ट्रस्ट कैसे आया उनके अंदर आपको लेकर? अगर आप देखिए, मैंने जैसा कहा कि मतलब सब लोगों ने किया ऑलमोस्ट, लेकिन आप अगर ये पूछते हैं कि पहले, तो पहले मैं एक्चुअली दिल्ली में ये गारमेंट इंडस्ट्री में था। सो उनकी 2 फैक्ट्री से, तो मैंने जब उनसे बात की और इतना एक्सपीरियंस भी मुझे उस टाइम तक नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे दोनों कंपनी दी अपनी, और वो कम से कम 1 घंटा हम लोग बैठे थे पहले ज्वाइन करने से पहले, और 1 घंटे में उनको पता नहीं मुझ में ऐसा क्या लगा, तो उन्होंने दोनों कंपनी मुझे दे दी इंडिपेंडेंट देखने के लिए। और बाद में काफ़ी बार डिस्कशन हुआ और उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि मेरा डिसीजन रॉन्ग नहीं हुआ, मैंने पवन तेरे पे ट्रस्ट किया, तो तुमने उसको करके भी देखा है। कोई एक मैसेज आप हमारे यूथ को देना चाहते जो आज इस पॉडकास्ट को देखेगा? मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर हम सोचते हैं कि बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये रहता है कि टेक्सटाइल एक बहुत पुराने ढंग से चलने वाली इंडस्ट्री है, इसमें कोई लाइमलाइट भी नहीं है, कुछ आगे फ्यूचर भी नहीं है, ऐसा मतलब हमें लगता है यूथ को। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री इतना ज़्यादा, क्योंकि अगर साइज़ के हिसाब से देखें तो आप देखिए कि अपने इंडिया की जीडीपी में ऑलमोस्ट 4% इसका कंट्रीब्यूशन है, और अगर पूरे एक्सपोर्ट में देखें इंडिया के एक्सपोर्ट में, तो उसमें भी ऑलमोस्ट 12% इसका कंट्रीब्यूशन है। सो ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको आगे बहुत कुछ दे सकती है। आपने जो मोटिवेशनल बुक में या कहीं शोज़ में देखा होगा कि एक पर्सन यहाँ से उठ के वहाँ तक चला गया, ऐसा है, बहुत सारे मतलब छोटे कुछ एग्जांपल दिखते हैं। लेकिन अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखेंगे तो मेरे ख्याल से आप उसको गिनती नहीं कर सके, ये इतने ज़्यादा एग्जांपल होंगे जो बॉटम से लेके और टॉप तक चले। तो इसमें कहीं पे भी कुछ अंत नहीं है,
आपके मतलब आपकी उड़ान को ये इतना ऊंचा आसमान दे सकता है कि आप जितना उड़ान बनना चाहे वो बढ़ सकते हैं, बशर्ते कि आप में डेडिकेशन हो और आप में ऑनेस्ट मतलब आप उस चीज़ को ऑन करें, ऑनरशिप लें कि जो मेरा वर्किंग जो मेरी प्रोफाइल है मैं उसको ऑन करूँगा। सो डेडिकेशन को देखिए मस्त है। आप अगर आप पढ़ रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे भी डेडिकेशन नहीं होगी तो आप उसको पास आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये तो मस्त। थैंक यू सो मच सर। पवन सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके, और भी बहुत डिटेल में हमने बात की, बट इस टॉपिक को हम थोड़ा और एक्सपेंड करना चाहेंगे, बट फ्यूचर में कभी ईश्वर ने अगर मौका दिया दोबारा आपसे मिलेंगे। सो टिल द टाइम हम चैनल अपने शो को अपना यहीं वाइंड अप करते हैं। तो दैट वाज द पूरा का पूरा सारांश जो आज हमने पवन मल्होत्रा सर की ज़ुबानी में जानने का प्रयास किया, कि उनकी माइंडसेट को भी हमने जानने का प्रयास किया और उनकी लीडरशिप की क्वालिटी भी देखी हमने, कि कैसे वो शॉप फ्लोर पे जाकर के गैम्बा वॉक करते हैं और अपनी टीम के साथ कनेक्ट होते हैं। ना केवल वो गैम्बा वॉक करते हैं, बल्कि अपने साथ साथ अपने माइंडसेट पे, अपने विजन्स के साथ, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ भी वो कैसे कनेक्ट रहते हैं। अगर आपको इस पॉडकास्ट से कुछ भी लर्निंग मिली है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर आप इंडस्ट्री के अंदर आने वाले एक पहला कदम रख रहे हैं, तो ये चैनल आपको बहुत कुछ लर्निंग दे करके जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, सो दैट कि दे कैन ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम द पवन मल्होत्रा सर। टिल द टाइम स्टे ट्यून, और मिलते हैं बहुत जल्दी आपके साथ एक नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।